हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीटेट के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाइड किया जाए। जी हाँ, आज मैं उस टेक्निक को आपके साथ में शेयर करूँगा जिस टेक्निक को मैंने पिछले 5 सालों से अपनाया हुआ है और जिसको अपना करके मैंने सिर्फ सीटेट नहीं बल्कि सीटेट के अलावा जितने भी टीचर एबिलिटी टेस्ट होते हैं सब क्वालिफाइड किया है और मैं वही आज आपके साथ में शेयर करूँगा। और अगर आपने इस टेक्निक को अपनाया, जिस टेक्निक के साथ में आपको मैं समझाने वाला हूँ, उस टेक्निक को अपनाने के बाद 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 100+ आप नंबर लेकर के आएंगे। यहां पर देखेंगे, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ना है आपको और उसके साथ में पढ़ना है जिस टेक्निक के साथ में मैं आपको बता रहा हूं। यहां देख सकते हैं आप 21 जनवरी सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करेंगे वो सारे पेपर कहाँ से होना चाहिए, सन 2022 के होना चाहिए, क्योंकि जो है अब जो है एग्ज़ाम पैटर्न इसी के बिहार पर पूछा जाएगा। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्लास कौन सा है, पेपर 1 है ये। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज अब इस पैटर्न को समझिए कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर पढ़ते जाना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। देखो भाई, नहीं आया है तो एकदम से ये क्वेश्चन जो है एकदम से कट जाएगा। आप ध्यान रखना मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही नहीं आया है एकदम से ये क्वेश्चन कटेगा। उसके बाद है आपका ऐसे क्षेत्र में विकास का क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, होता ही नहीं है। ये देखो, कोई प्रभाव नहीं पड़े विकास का, ये कभी नहीं होता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक, देखो भाई, खाली संख्यात्मक विकास नहीं होता है। तो देखा आपने पूरी तरीके से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। देखो मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि अगर आपका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जो है ना आपका विकास इस तरफ हो रहा है, और इस तरफ अगर विकास हो रहा है तो सबसे पहले आपका सेंटर पॉइंट यानी कि रीढ़ की हड्डी में आपका विकास हो रहा है, तभी जाकर के वो बाहर की तरफ विकास होता है। तो ये पहला जो आंसर था आपने समझ लिया पूरी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों में भाषा विकास किस से प्रभावित होता है, ठीक है ना, यानी कि भाषा जो बढ़ रहा है बच्चों के अंदर में वो प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, वो किससे होता है। पहला है आपका केवल। देखो मैं फिर से बोलूंगा बच्चे, देखो यहाँ पर फिर से बोलूंगा, अगर केवल आया है तो काटो, केवल नहीं रहता है इसमें आंसर। दूसरा देखो यहाँ पर फिर से केवल आया, फिर से काटो। केवल पर्यावरण हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में देखेंगे हम तीसरा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। देखो दोनों चीज आई है। अब देखो ना भी आया है तो ना भी इसमें बहुत ज्यादा कटता है, ठीक है ना। ये भी देखो यहाँ पर ना आया है, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण, ये हो ही नहीं सकता है। देखो कहने का मतलब है कि बच्चों का जो भाषा का विकास होता है ना, उसमें क्या है, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक, आपका जो नस्ल होता है, आपके जो परिवार होते हैं उसका जेनेटिक एक दूसरे में मिलता है, जिसके बिहाफ पर क्या होता है, बच्चे के भाषा का विकास होता है। और दूसरा रीजन होता है पर्यावरण, यानी कि आपका जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार बच्चों में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा जो है, यानी कि एक एक्टिव कक्षा आप किसको बोलेंगे, उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि केवल, मैंने फिर से बोला है आपको, केवल जहां पर लिखा रहेगा एकदम काट देना है आपको। अधिगमकर्ताओं से अभिव्यक्त यानी कि भिन्नताओं का सम्मान करना है। पहला क्या, दूसरा क्या हो गया आपका, अधिगमकर्ताओं यानी कि जो लर्नर लोग हैं ना, जो बच्चे सीख रहे हैं, स्टूडेंट कह लो ना, कि व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग। भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, जो उनकी रुचि होती है, अलग भारत होती है, उसका सम्मान करना। दूसरा हो गया। तीसरा लिखा है कि अन उन्मुख होता है, अंक उन्मुख होता है। देखो अंक के बिहाफ पर कभी भी बच्चे का प्रगतिशील नहीं जांच कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अंक अगर आए और एग्जाम अगर आए तो एकदम रॉन्ग लगा देना उस पर, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में फोर्थ में लिखा हुआ है कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑब्वियसली ये भी होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अधिगम करता यानी कि स्टूडेंट की व्यक्तिगत अलग अलग तरीके से जिसमें जो महारत होगी ना, उनको आपको सम्मान करना है, उसको जो है आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। देखो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर पे देखो, 4 नंबर में क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग। याद रखना ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोहलबर्ग के बारे में तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है ना। कोहलबर्ग ने आपको पता है कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत, है ना। और ये भी बता दूं मैं आपको, नैतिकता का सिद्धांत किसके बिहाफ पर दिया था इन्होंने, सिद्धांत जो है जीन पियाजे का संशोधित करके, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो जीन पियाजे का सिद्धांत था उनको संशोधित करके क्या दिया था,
नैतिकता का यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और मोरल डेवलपमेंट में इन्होंने कितने अवस्था में बांटा था, 3 अवस्था में, और उसके कितने चरण थे, 6 चरण थे। ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाकर के पढ़ लोगे। और इसमें यह भी कहा था कि नैतिकता का जो विकास होता है, जिन प्याजे मानते हैं कि भाई वो जन्मजात होती है, लेकिन कोहलबर्ग क्या मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो पर्यावरण के बिहार पर होता है। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। यानी कि बच्चा जो है किस चरण में अपना नैतिक विकास के अनुसार वो उस बातों को क्या कर सकता है, अपना सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, पहला क्या है, प्रथा पूर्व चरण, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उसके बाद है उत्तर प्रथागत चरण। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथा पूर्व चरण इसलिए होगा कि बच्चा जो है इस एज में बहुत छोटा होता है, और इस एज में बच्चा जो है चोरी करने से, बड़ों की इज्जत करने से डरता है थोड़ा थोड़ा, कि भाई बच्चे बड़ों की नहीं मानेंगे तो हमें क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं डांटेगा या फिर हमको दंड देगा, सजा देगा, जिसकी बिहाफ पर क्या करता है बच्चा इस एज में किसी भी क्या कहते हैं कि सजा टालने के लिए नियमों को पालन किया जाता है, ताकि इस एज में बच्चों को अगर सिखा दोगे कि भाई चोरी करने से हाथ कटेगा तो वो बिल्कुल चोरी नहीं करना चाहेगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। ठीक है, यानी कि कैसे तरीके प्रयोग यहाँ पर करने चाहिए, ये इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अधिगम संकल्पों यानी कि अधिगम यानी कि सीखने में जितनी भी कठिनाई आती है उसको आसान बनाने के लिए, सुसाध्य यानी कि उसको सोल्यूशन निकालने के लिए एक अध्यापिका यानी कि एक जो मैडम है, एक टीचर है, उसको क्या तरीका अपनाना होगा। देखिए, जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है। जो आपसी चिंतन को, बिल्कुल ये भी हो सकता है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच में संबंध खोजने के महत्व दे, ठीक है ना। देखो, ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। जो अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर जो तीसरा वाला है इसमें क्या लिखा हुआ है, जो विभिन्न संकल्पों यानी कि जितने भी वहाँ पर क्या कहते हैं कि संकल्प है, जितने भी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इस तरह के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है जिसका के जो है लॉजिकल लेवल पे आप उसको समझा सकते हैं, उनके संबंध को खोजने को महत्व दे। ऑब्वियसली सपोज दैट कि किसी ने अगर उसके क्वेश्चन को समझा है, तो क्वेश्चन समझने के बाद में उसका जो कॉरिलेशन है उसको भी अगर समझ रहा है, तो बच्चा इस तरीके से उस अपने दिमाग को डेवलप दे सकता है। 6ठे नंबर पर देखते हैं, देखो दोबारा से आ गया है, वाइगोत्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा इनका सिद्धांत और क्या क्या कहता है। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करते हैं, यानी कि खास तौर से ये जो वाइगोत्स्की की जो क्या है, वाइगोत्स्की की सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास भी इन्होंने दिया था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है या फिर संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के अनुसार यहाँ जो नीचे दिया गया हुआ है, कौन सा आंसर आपके सटीक बैठता है। आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, देखो आनुवांशिकता मैंने आपको बता दिया है, यानी कि जो आपका जो अपना नस्ल होता है, जेनेटिक होता है, उसके आधार पर जो है सिद्धांत इसका उपयोग होता है। दूसरा है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के। देखो, मैंने आपको बताया था ना, आपको इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, दो, एक तो क्या था इनका, सामाजिक सांस्कृतिक था, यहाँ देख सकते हैं सांस्कृतिक, और दूसरा संज्ञानात्मक। तो ऑब्वियसली यही वाला इसका आंसर भी होगा, और ये तभी आप कर पाएंगे जबकि वाइगोत्स्की को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। अध्यापक की ये क्रिया उसका क्या कहते हैं, किसका उदाहरण है। ऑब्वियसली दोनों बच्चे बैठे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं। अगर सिर्फ टीचर जो है सिर्फ लड़कियों से पूछ रहा है, तो फिर देखो ये क्या होगा, जेंडर सशक्ता। ऑब्वियसली जेंडर सशक्ता तो हो ही नहीं सकता है। जेंडर प्रासंगिकता संबंधता, ऑब्वियसली संबंध कैसे हो सकता है जब एक ही से पूछ रहा है। जेंडर पक्षपात, एकदम आसान है, जेंडर पक्षपात हो रहा है, यहाँ पर फटाक से आप निशान मारोगे, जेंडर पक्षपात इसका आंसर होगा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। बाल केंद्रित, यानी कि आप 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि बाल केंद्रित कक्षा में, यानी कि एक ऐसा कक्षा है जहां पर जो कि किस पर बिहाफ है, छोटे बच्चों पर, एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। ठीक है ना, बाल केंद्रित जो कक्षा है उस पर किसको केंद्रित देगा,
निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी से परीक्षाओं को, ऑब्वियसली परीक्षाओं को तो बिल्कुल नहीं दे सकता है, ये आप इसको कट मार दो, परीक्षा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान की सक्रिय संरचना क्रिया को, ठीक है ना, ज्ञान की सक्रिय संरचना को देगी, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका आंसर भी होगा। और दूसरा देखो यहाँ पर चौथा तो एकदम कट जाएगा भाई, दंड यानी किसी को मार तो नहीं सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम को खत्म करने की, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, वहाँ जो पढ़ाया जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया, यानी कि जो आप सिखा रहे हो उसको वो खुद भी उपयोग कर पाए, उसी को सिखाया जाता है। 9वें क्वेश्चन पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, यानी कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो प्राथमिक कारक कौन सा है, उसको इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पुस्तकें और पत्रिकाएं, पुस्तकें और पत्रिकाएं, माता पिता का कार्यस्थालय, कार्यस्थालय ये भी हो सकता है माता पिता वाला। उसके बाद है निकट परिवार, ठीक है। उसके बाद अस्पताल के कर्मचारी, अस्पताल तो खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि क्या है बच्चों के समाजीकरण में अस्पताल का कौन सा रोल होता है, कभी कभी जाता है। पुस्तकें और पत्रिकाएं ये भी नहीं है, क्योंकि पुस्तकें अगर पढ़ी है बच्चे को नहीं आता है पढ़ना तो वो थोड़े ना पढ़ेगा, भले ही पढ़ी हुई है आपकी किताब घर में। उसके बाद है माता पिता का कार्यस्थल, ऑब्वियसली नहीं, देखो माता पिता तो ठीक था लेकिन कार्यस्थल जोड़ दिया तो ये नहीं होगा, तो सब इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका निकट परिवार, यानी कि उसके पास में जो परिवार रहते हैं आसपास में, उसी का प्रभाव इस पर पड़ेगा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीव पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है। आपको पता है कि जिन पियाजे ने जो क्या कहते हैं कि आपका सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने अपने स्टेज को 4 भागों में बांटा है। आई होप कि आपको पता होगा। और उसमें जो है 0 से लेकर के 2 है, 2 से लेकर 7 है, उसके बाद में आपका 7 से लेकर के 11 तक है। तो इसमें आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है मूर्त संक्रियात्मक, ये देखिए यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, जो कब से कब तक होगा, 7 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे अप्लाई करते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उनको प्रैक्टिकली लेवल के जितने क्वेश्चन है वो सब करके जाना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक अध्यापक है यानी कि टीचर है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा से ऐसे आकलन योजना करेंगे, ठीक है। तो अब अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो भाई आप उसका आकलन यानी कि उसको जांचेंगे कैसे कि भाई कौन बच्चा कितना सीख रहा है। सभी अभ्यर्थियों के लिए समान हो, ऑब्वियसली अगर अलग अलग है तो भाई समान कैसे हो सकता है, ठीक है ना। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल नहीं हो सकता है, केवल आए तो भाई हटा दो उसको, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, अरे ना हो कैसे हो सकता है भाई, बच्चे के सीखने से संबंधित हो। बच्चा है लास्ट में कि आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित। देखा, ये सटीक आंसर है और आप भी पकड़ लोगे अगर ऐसे ही मेरे साथ में आप सीखते रहे इसको। तो आकलन के अलग अलग तरीके, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि भिन्न गति वाले बच्चे हैं भाई, डिफरेंसेस माइंड क्वालिटी के बच्चे रखते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली भिन्न तरीके से डिफरेंस टाइप के इनको उपयोगी भी बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोबारा से वाइगोस्की आ गए हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया वाइगोस्की के बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और संज्ञानात्मक से विकास का सिद्धांत, ये दोनों दिया है, दोनों पे इन्होंने डिस्कस किया है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से कि भाई ये इन वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का, उसके अनुसार जो इन्होंने कहा है कि भाई कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कि क्या है पाठ प्रदान करने को प्रभावशाली तकनीक होती है। पहला क्या है कि समस्या के समाधान है तो स्थित पद पर पद निर्देश देना, ठीक है ना। देखो ये भी सटीक हो सकता है। गलत जवाबों पर बच्चों को दंड, देखो भाई काट दो इसको, दंड जहां देखो काट दो। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। देखो यही है इसका क्या है पाठ प्रदान, जो एक टेक्निक होता है पढ़ाने का, वो ये होता है कि बच्चे को कोई फॉर्मूला दो बनाने के लिए, और बच्चे जब उस जगह पे अटक जाए ना तो आप पूरा का पूरा उसका प्रदर्शन मत करो, जैसे कि यहाँ पर दिया है ना कि पद निर्देश, नहीं, बट थोड़ा सा खाली इशारा कर दो कि हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा इशारा कर देने को क्या कहते हैं पाठ प्रदान कर देना, प्रभावशाली तकनीक होता है ये। तो क्या करना है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका समस्या को सुलझाने
के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उसे क्या है, संकेत इशारा ही देना काफ़ी होता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। निम्न कथनों में से बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन बच्चा ऐसा है जिसको आप कहोगे कि भाई ये बुद्धिमत्ता के आधार पर है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों, देखो भाई केवल आ गया, मैं तो फौरन काट दूंगा इसको, ठीक है, फौरन कट जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं आ गया भाई, हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चल बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है उसके बाद में। 13वां क्वेश्चन था, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 13वां क्वेश्चन का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो है, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमान अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमान सुनिश्चित करती है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, देखो एक बच्चा जो है अगर इंग्लिश अच्छा पढ़ लेता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश भी मैथ भी अच्छा पढ़ लेगा। चौथा देखते हैं यहाँ पर, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ऑब्वियसली ये आपका सटीक आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन। देखो भाई एक बच्चा घर में बहुत टेटे टेटे करता है, बहुत बोलता है, और कोई ज़रूरी है कि वो स्कूल में भी बहुत अच्छे से बोल लेगा, स्पीच दे देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या कह रहा है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ठीक है ना, ठीक है। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। देखो कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ज़रूर पूछेगा, वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर दूंगा। 14 नंबर पर है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलता है, चकित यानी कि आश्चर्य होकर के क्या बोलता है कि वो इतना बड़ा कुत्ता है ना। घोड़े को देख करके क्या बोल रहा है वो बच्चा, अरे इतना बड़ा कुत्ता है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका कि ये प्रतिक्रिया जन्म में से किसका उदाहरण है। देखो भाई जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखा जीन पियाजे का ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कितने स्टेज है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई एक बच्चा क्या कह रहा है घोड़े को देख करके कि भाई कितना बड़ा कुत्ता है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो है आप फॉलो करेंगे, कि यानी कि इन्होंने जो 4 स्टेज दिया उसमें से कौन सा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। एक में है, एक है आत्मसातकरण यानी कि समावेशी, यानी कि एक को मिला करके देखना किसी को। प्रतीकात्मकता ये तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। पर उसके बाद है पदार्थ के आप पे नहीं है ये, है ना। उसके बाद है अस्थगित अनुकरण। अस्थगित अनुकरण कैसे हो सकता है ये, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ये होगा आत्मसातकरण यानी कि समावेशी। देखो इन्होंने ये कहा है कि इस बच्चे ने जो उस घोड़े को देख करके बोला ना बड़ा कुत्ता, तो यहाँ पर क्या है आत्मसातकरण समावेशी, यानी कि पहले उन्होंने जो कुत्ते को देखा था 4 पैर, ठीक है ना, तो उसी तरीके से जब बड़े को देखता है, यानी कि आत्मसातकरण में क्या होता है कि पिछले नॉलेज को आगे वाले नॉलेज से जोड़ करके किसी को सीखना, क्या कहलाता है, समावेशी या फिर आत्मसातकरण कहलाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। उसके बाद आपका आता है 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि सुझाते हैं, ठीक है ना। देखो वाइगोस्की बार बार घूम रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। कह रहा है कि भाषा के अनुसार भाई क्या कहते हैं ये, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। पहला, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तीसरा है कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। भाई काटो इसको, ठीक है ना, नहीं है, हो ही नहीं सकता। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता भाई, है ना। उसके बाद में बचा है 2, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा से निर्देशित करती है, नहीं, बल्कि क्या होता है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑब्वियसली ये जीन पियाजे वाइगोस्की ने कहा है, ठीक है ना। अगर जीन पियाजे का यहाँ कोटेशन होता तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर क्या होता, दूसरा होता, लेकिन अभी इसका आंसर हो जाएगा पहला कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के निर्देशित करती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बच्चों में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को किस प्रकार सुसाध्य यानी कि आसान किया जा सकता है। जो भी क्रिएटिविटी उससे कराई जा रही है उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, यही पूछा है इन्होंने। इसमें लिखा है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। दूसरा है अध्यापक केंद्रित, हो ही नहीं सकता है, अध्यापक केंद्रित आपका क्लास नहीं हो सकता है। लगातार अभ्यास और क्या कहते हैं कि दोहरा कर, ठीक है। देखो भाई कोई चीज़ को लगातार दोहराना भी ठीक नहीं है, केवल आ गया, काटो इसको। अब जो है बचा है लास्ट, ठीक है ना। देखो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसको बोलो भाई तुमको नहीं समझ में आ रहा है, खोज करो और खोजो इसमें। और प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, इनकरेज करके, यानी कि बच्चों में ऐसी चीज़ें इनकरेज करो जिससे कि वो क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे, खोज करे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई
गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किसे संबंधित करता है, सीधे तौर पर ये बोल रहा है देखो। और गुणज वैकल्य का क्या मतलब होता है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये सिंपल है भाई, ये मैथमेटिक्स वाला है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जिसमें मल्टीपल वैल्यूज निकालेंगे तो आप किस में देखेंगे, ऑब्वियसली है ना, यहाँ पर गणितीय संकल्पों के अधिगम से क्या कहते हैं, कठिनता से। ऑब्वियसली ये सिंपल है एकदम, सीधे तौर पर कहाँ चला जाएगा, यानी कि मल्टीपल वैल्यू पर इसका आंसर चला जाएगा। आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18वां क्वेश्चन पे क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में आया है, ऑब्वियसली है ना, इसको पढ़ लेना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 को पढ़ लेना। अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि लेवल के जो विद्यार्थियों को दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऑब्वियसली इन क्षेत्रों के सफल समावेश हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग कर, कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, ये कहता है कि भाई बच्चों को समावेश करके पढ़ाओ। तो भाई बच्चों को कैसे पढ़ाए समावेश करके, कौन सा तरीका अपनाएं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या है, भेदभावक हो ही नहीं सकता भाई, भेद तो करना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, अलगावात्मक भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, क्या कहते हैं कि साम्यता पर आधारित ये हो सकता है, देखो। उसके बाद क्या है, समानता, देखो समानता भी हो सकता है और साम्यता भी, लेकिन सन 2009 के अनुसार इसमें रखा गया है साम्यता। और साम्यता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, यानी कि इंसाफ के साथ में बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद में 19वां देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को कैसे, और कैसा कक्षा है, देखो भाई समावेशी को पढ़ करके जाना है, देखो जिसको इंक्लूसिव बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, इसको पढ़ करके जाना, ठीक है। शाब्दिक तो हो ही नहीं सकता है, मौखिक जो है, मौखिक बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ शाब्दिक और मौखिक नहीं होगा, और दृश्य भी नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, बहुल रूप से। ऑब्वियसली जहाँ पर आपको आ जाएगा सारे तरीके अपना करके बच्चों को पढ़ाना, तो सारे तरीके में आपको क्या मार देना है, आंसर मार देना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बहुल रूप से। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाव किया गया है। ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पर जो है मॉडल सुझाव जो किया गया है, समावेशी शिक्षा नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पर दिव्यांग है, तो दिव्यांग के लिए क्या है, समावेशी शिक्षा को रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों को अगर समावेश करके आप पढ़ाएंगे तो वो बच्चे भी दूसरों को देखेंगे और दूसरे के बिहाफ पर वो सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। वो समझ में तभी आएगा जब आप देखो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से पढ़ करके जाओगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो गलत पूछ रहा है ये बात याद रहे। अधिगम एक निरंतर, ऑब्वियसली अधिगम हमेशा चलता रहता है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियों अप्रासंगिक है, ठीक है ना। अप्रासंगिक का मतलब होता है इररिलेवेंट, हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चे त्रुटि करते हैं और गलतियां करते हैं तो बात वही है भाई, दोनों में रिलेशन है, इररिलेवेंट है, क्या कहते हैं कि है। तो क्या कहते हैं कि अगर ये इसका आंसर बनाएगा तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा, कि इररिलेवेंट होता ही नहीं है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तभी गलती कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कितना था ये, 21 के बाद में 22 यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बच्चे को बारंबार ये बोलने से कि वो अधिगम के लिए योग्य नहीं है। बच्चे को आप बार बार बोल रहे हो यार तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो किस तरह का क्या कहते हैं कि संभावना को बढ़ावा देता है कि बच्चे जो है अधिगम के लिए क्या करेंगे, प्रति अनुत्प्रेरित यानी कि निष्प्रेरित हो जाएगा। यानी कि वो क्या है, क्या कहते हैं कि डिमोरलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका सटीक आंसर यही बनेगा भाई। क्या बनेगा कि ऑब्वियसली अगर बार बार आप बच्चे को बोलोगे ना यार, तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा और वो कहेगा कि यार मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 23वां कह रहा है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपकरणों के द्वारा से। उसके बाद क्या लिखा है, समस्याओं को मानक प्रारूप मान के समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि समाधान जितने भी निकल रहे हैं ना भाई, उसको वैकल्पिक तरीका मानकर अगर अपनाओगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान बहुत कौशल तरीके से अपनाया हल हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 नंबर में कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प
अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई ये क्या है, प्राथमिक कक्षाओं यानी कि स्टार्टिंग की जो क्लासेस है उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को अपनाएंगे। तो देखो भाई सिंपल है, एकदम सिंपल है। जो भाई बच्चों के जो क्लासेस होते हैं ना उसमें क्या है, आप राइटिंग के फॉर्म में कर सकते हैं क्या, या संकेत के फॉर्म में कर सकते हैं क्या। सिर्फ संकेत सिर्फ राइटिंग के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, बल्कि मूर्त सामग्री चित्र संकेत, यानी कि देखा भी होगा आपने कि जितने भी बच्चों के क्लासेस होते हैं ना उसमें किताबों में जो है कहानियाँ कम और जो चित्र है वो ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त सामग्री में चित्र संकेत। ठीक है ना। अब 25वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, यानी कि वो अधिगम जो समझने पर जोर देता है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। ऑब्वियसली सिंपल याद रखो यार, तुम इतना याद रखो, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि सकारात्मक एवं सहयोगी। ऑब्वियसली दर्शन सिर्फ नहीं हो सकता है ना, संप्रदात्मक में ही नहीं हो सकता है। अध्यापक प्रधान तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको तो काट ही देना। टीचर हमेशा कभी जो है बहुत बड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है ना। तो यह यहाँ पर सहयोग जो है इस वर्ड को पकड़ लेना, सहयोग वर्ड को पकड़ लेना, क्योंकि भाई सबको जो है ये करना है, सबके वातावरण को निर्भर कराना है, तो सहयोग ज़रूर आ जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद में कितना हो गया आपका, 25 हो गया। 26वां देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि परीक्षाएं ही अधिगम का, ऑब्वियसली नहीं है भाई, परीक्षा से अधिगम नहीं आती। अधिगम एक तो हो ही नहीं सकता है, देखो अधिगम। उसके बाद है आपका तीसरा, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई देखो नहीं आया यहाँ पे, काटो इसको। उसके बाद में चौथा देखो, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, ये सही बात है ना। इसमें क्या है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है, ज़रूरी है भाई। अगर सक्रिय तौर पे बच्चा नहीं भिड़ेगा इसमें तो ऑब्वियसली वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो 26वां नंबर भी हो गया। अब देखेंगे 27वें नंबर पे क्या है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है। पुरस्कार तो जरूर बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है आपका, पारस्परिक क्रियाओं, है ना। ठीक है, यही होगा आपका पारस्परिक क्रियाओं, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि चीज़ें जो है इसमें आती रहनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक क्रियाओं। ठीक है। उसके बाद में 28वां लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से क्या है, युग्म है, यानी कि मेल है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्म प्रयोजन तो बिल्कुल क्या कहते हैं नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर जो एक ठो दिया है ना, क्या दिया है, जिज्ञासा और क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑब्वियसली बच्चों में अगर आप जिज्ञासा जगा दोगे और इसके जिज्ञासा के साथ में क्या है, अंदर की जो अभिप्रेरणा है यानी मोटिवेशन है वो जगा दोगे तो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा। आई होप के समझ में आ गया होगा। 29वें नंबर पर देखेंगे कि विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को क्या कहते हैं कि सुसाध्य, वही आसान बनाने के करने हैं तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। असल में ये छुपा हुआ है इसमें। छात्रों को केवल, देखो भाई केवल आया काटो इसको, संकल्पों को वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं आया है, काटो इसको। ठीक है ना। अब है तीसरा, देखो जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंधी, भाई ये देखो ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, यही इसका सटीक आंसर होगा। क्या मतलब समझ में आया कि जो उसको पढ़ाया गया है और जो पहले से वो जान रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। 30 यानी कि लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। 30 में लिखा है कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक करते हैं, ऑब्वियसली अभिप्रेरणा करता ही करता है, समाजीकरण भी करता है, उसके बाद संवेग भी करता है ना, इमोशन भी करता है ऑब्वियसली। उसके बाद शिक्षा शास्त्री उपगम भी करता है, ये भी करता है। तो जहां पर आपको ABCD मिल जाए वो उसी को घेर दो। कहाँ मिल गया, चौथे में मिल गया, घेर दो इसको, यही इसका सटीक आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड, और एक बात जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।